नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में। और मैंने इन प्रश्नों को सेक्शन वाइज डिवाइड किया हुआ है, तो किस किस सेक्शन से हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो उसी सेक्शन वाइज हम यहाँ पे एक एक प्रश्न को डिस्कस करेंगे, उसके बारे में उसका आंसर जानेंगे, उसका जो भी डिटेल सोल्यूशन हो सकता है उस सोल्यूशन को करेंगे। न्यूमेरिकल पार्ट आएगा तो न्यूमेरिकल पार्ट को करेंगे, और अगर हमारा नॉर्मली ऐसे इस तरीके से चल रहा है तो इस तरीके से हम करते जाएंगे। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारे पास जो पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, वो ये कह रहा है इन गैल्वेनिक सेल, यानी जो भी आपके पास गैल्वेनिक सेल होता है, आप सब जानते होंगे कि गैल्वेनिक सेल एक्चुअली में दिखता कैसा है, होता क्या है। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल जहाँ पे कॉपर जिंक का हमारे पास सेल है, उस सेल की वो खास बात ये पूछ रहा है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए इसके रिस्पेक्ट में फॉर द गैल्वेनिक सेल। चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन आपको जो गिवन है वो ये है कि केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी केमिकल रिएक्शन के जरिए, यानी यहाँ पे आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी और उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के जरिए यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का जनरेशन होगा। सेकंड आपसे ऑप्शन कहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस केमिकल रिएक्शन, यानी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और उससे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी। थर्ड आपको क्या दे रखा है, रिडक्शन अकर्स एट एनोड। और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है ऑक्सीडेशन अकर्स एट कैथोड। तो बेटा हम सब लोग जानते हैं, हम लोगों ने अगर बेसिक पढ़ा हुआ है तो हम ये जानते हैं, आपने ये टर्म तो सुनी होगी जिसका नाम है LOAN। ठीक है, LOAN क्या होता है, लोन, यानी लेफ्ट में जो हमारे पास है वो ऑक्सीडेशन, और एनोड पे हमारा क्या होता है, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है और लेफ्ट साइड ही एनोड होता है, और एनोड कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये किस सेल के लिए हम बात कर रहे हैं, गैल्वेनिक सेल के लिए बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि गैल्वेनिक सेल के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि केमिकल रिएक्शन यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से हम जो जनरेट करते हैं वो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। दूसरी बात यहीं से रिलेटेड मैं बता देता हूँ, जब भी आपके पास एनोड होगा, एनोड, तो एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, चाहे वो किसी भी सेल का एनोड हो। किसी भी सेल का एनोड मतलब चाहे वो आपका गैल्वेनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, यहाँ पे जहाँ पे भी आपको एनोड दिया हुआ है, एनोड पे हमेशा क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है। और कैथोड की अगर आप बात करोगे तो कैथोड पे हमारा हमेशा क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो कैथोड रिडक्शन यानी ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। आपका केवल और केवल ऑप्शन बचता है ऑप्शन ए, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये वाला सवाल आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन समझ आया होगा। अब इसी के साथ साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अब हमारे पास जो दूसरा प्रश्न है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि हमारे लायक क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। इसमें कह रहा है कि सॉल्ट ब्रिज जो होता है हमारा लवण सेतु, उसका फंक्शन क्या होगा, उसका हमारा काम क्या होता है, ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं इसका क्या काम होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन इज इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट विद इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अदर थ्रू एक्सटर्नल वायर्स एंड a flow of ion between the two components through salt bridge। सिंपल सी बात है, जब भी हमें एक जगह से दूसरी जगह, भाई सर्किट को कंप्लीट करने का काम किसका है, सॉल्ट ब्रिज का होता है, हम ये जानते हैं। तो भाई यहाँ पे ये पहला ऑप्शन तो हमारा क्या है, करेक्ट लग रहा है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बात सही है। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ही ऑप्शन करेक्ट करना है, तो यहाँ पे बोथ ऑफ करेक्ट भी दिया हुआ है, नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, तो इसमें इसलिए हम सेकेंड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि क्या सेकेंड ऑप्शन भी सही हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन में वो कहता है इट मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। आप सब जानते होंगे कि लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है। जब हमने थ्योरी वाला पार्ट किया था तब थ्योरी वाले पार्ट में हमने उसके बारे में डिस्कशन भी किया था, और बाकी भी मैं अपनी जो क्लासेस हैं उनमें डिस्कशन कर चुका हूँ, उनको बता चुका हूँ लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता क्या है। जहाँ पे भी दो सेल हैं, अगर आप सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाएंगे तो जंक्शन पोटेंशियल इतना, मतलब रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा कि आपका उसमें फ्लो हो ही नहीं पाएगा। आपका सर्किट कंप्लीट होने के मतलब
स्टार्टिंग में तो होगा, बाद में क्या हो जाएगा बेटा, करंट फ्लो नहीं होगा। इसीलिए उसको कंटिन्यूटी में बनाने के लिए, जंक्शन पोटेंशियल को कम करने के लिए, लिक्विड लिक्विड के बीच के लिए हम क्या लगा देते हैं, सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा वो ए बी ऑप्शन सही है और बी बी ऑप्शन सही है। इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ करेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल हमारे पास क्या है, सॉल्ट ब्रिज कंटेन्स, सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या क्या होता है क्या नहीं होता है इसकी बात कर रहा है। ठीक है, आइए सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होगा, अगर कैलोमल, कैलोमल क्या होता है, कैलोमल एक इलेक्ट्रोड होता है, आप सब जानते हैं मरकरी का एक इलेक्ट्रोड होता है, मरकरी अमलगम का हम यूज़ करके या मरकरी का एक कंपाउंड यूज़ करके कैलोमल इलेक्ट्रोड बनाते हैं HgCl2 के फॉर्म में। पॉइजनस भी होता है नेचर में, तो कैलोमल इलेक्ट्रोड तो सॉल्ट ब्रिज का पार्ट नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। शुगर एक आपका क्या है बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, तो शुगर भी हमारा नहीं हो जाएगा। वाटर, वाटर इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी हमारा सॉल्ट ब्रिज का पार्ट नहीं है। लास्ट में हमारा आता है अगर अगर पेस्ट, ये क्या होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में या सेमी लिक्विड स्टेट में होता है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट को थिक करता है और उसके मोशन को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हमारा हो जाएगा, डेट आंसर इज ऑप्शन डी, अगर अगर पेस्ट। क्या हो जाएगा, अगर अगर पेस्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा यहाँ पे सीधे EMF कैलकुलेशन की बात कर रहा है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। एक बार स्क्रीन को और थोड़ा ऊपर कर देते हैं, अभी दिख रहा होगा। अरे ज़्यादा ऊपर कर दिया। क्वेश्चन क्या दे रहा है, द EMF ऑफ सेल, सेल का रिप्रेजेंटेशन आपको दिया हुआ है। सेल कौन सा दिया हुआ है, निकल, निकल +2, और निकल +2 की कंसंट्रेशन हमको गिवन है 0.1 मोलर, और Ag+ की कंसंट्रेशन गिवन है, डेट इज 1 मोलर, और Ag आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, सॉलिड। अब इस इलेक्ट्रोड में आपको E0 सेल ऑफ निकल दिया हुआ है, E0 सेल ऑफ Ag दिया हुआ है, और उसके बाद आपसे पूछ रहा है EMF ऑफ द सेल। अब EMF निकालने के लिए आपको कैसे निकालना है ये पूछना पड़ेगा, EMF ऑफ द सेल कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखाया हुआ है, यानी स्टैंडर्ड की बात कर रहा है वो सीधे सीधे, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से इसने सॉल्व किया हुआ है इसमें हमें ई सेल नस्ट इक्वेशन लगा के निकालना नहीं है, हमें सीधे क्या निकालना है, ई सेल का फॉर्मूला लगाना है, यानी E0 सेल का फॉर्मूला लगाना है, E0 सेल का फॉर्मूला। तो ये क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, यही आपका फॉर्मूला है। कैथोड माइनस एनोड करना है, तो कैथोड क्या होगा, एनोड क्या होगा, ये समझना जरूरी है बेटा। कैथोड जो कि आप सब जानते होंगे, कैथोड हमारा बेसिकली किसके लिए होता है, रिडक्शन के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, रिडक्शन के लिए। और एनोड हमारा किस लिए होता है, ये होता है ऑक्सीडेशन के लिए। चलिए ये भी बात समझ में आ गई। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे गिवन है, एक मिनट। एक और कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे गिवन है, डेट इज कि ये जो आपका सेल रिप्रेजेंटेशन है, सेल रिप्रेजेंटेशन में जो हमारा पार्ट लेफ्ट साइड में लिखा हुआ होता है, कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ होता है, ये पार्ट हमारा क्या बन जाता है बेटा, ये पार्ट होता है हमारा एनोड। कौन सा पार्ट होता है, ये पार्ट होता है एनोड। और ये जो आपका पार्ट राइट साइड में लिखा हुआ है, ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। अब इसमें आप समझ लें कि कैथोड एनोड ये हो गया, और यहाँ पे जो हम पोटेंशियल लेते हैं, ये पोटेंशियल कैसे होने चाहिए, ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए। क्या यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है जी, निकल +2 से आप निकल जा रहे हो, यानी आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो, इसका मतलब ये कैसा पोटेंशियल है, सही पोटेंशियल गिवन है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। Ag+Ag ये भी आपका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो आप करना है क्या है, कैथोड माइनस एनोड करना है। कैथोड माइनस एनोड करोगे तो कैथोड और एनोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कैथोड की वैल्यू क्या हो गई 80, माइनस एनोड की वैल्यू क्या है, माइनस 0.8 ये है, और एनोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एनोड की वैल्यू हो जाएगी 0.25। ठीक है, 0.25। अब इसको सॉल्व करोगे तो 80 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही दिया हुआ है, ऑप्शन सी हमें
यहाँ पे सही दिया हुआ है, वैल्यू आएगी 1.05 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1.05 वोल्ट हो जाएगा यहाँ से। इस प्रश्न में, इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत है तो बताए। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ इट्स एप्लीकेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, सॉरी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन। आपको एक सवाल दिया हुआ है, एक न्यूमेरिकल गिवन है और आपको इसमें कुछ पूछ रहा है। वो क्या कह रहा है कि ई नॉट फॉर F2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2F नेगेटिव, यानी आपकी फ्लोरीन गैस थी, उस फ्लोरीन गैस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना दिया, आपका 2F नेगेटिव आयन बना दिया, और इसका पोटेंशियल आपको गिवन है डेट इज 2.8। अब यहाँ पे आप प्रोसेस देखिए, प्रोसेस क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन करना प्रोसेस होती है रिडक्शन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, और रिडक्शन पोटेंशियल हमको गिवन है। आपसे कह रहा है कि इसी इक्वेशन को अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन मेरे पास आती है हाफ ऑफ F2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स F नेगेटिव। और इसके लिए आपसे पूछ रहा है कि इसके लिए मेरे को ये बताइए कि यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आपकी ई नॉट की वैल्यू क्या होगी। अब बताइए, अगर आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, अगर आपने ई नॉट सेल की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी तो ई नॉट सेल की प्रॉपर्टी में आपने सुना होगा कि ये एक नेटिव प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट के लिए, है ना। अब फंडामेंटल प्रॉपर्टी है या नेटिव प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसकी स्टोइचियोमेट्री चेंज भी कर रहे हैं, रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर मेरा बन जाएगा बेटा, यहाँ पे 2.8 गिवन है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ई नॉट जो वैल्यू होती है वो डिपेंड नहीं करती है किसके ऊपर, स्टोइचियोमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। चलिए, ये क्वेश्चन तो हमारा बढ़िया से अच्छे से क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आइए देखते हैं। कंसीडर द सेल पोटेंशियल, और सेल पोटेंशियल किसका कंसीडर करना है, यहाँ पे जो दे रखा है इसके बारे में। Mg+2 से Mg आप जा रहे हैं और ये वैल्यू आपको दे रखी है -2.37 वोल्ट, और Fe3+ से Fe जा रहे हैं, इसके लिए वैल्यू आपको दे रखी है -0.04 वोल्ट, ये वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है इसमें बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। अब बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, देखो, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे का रिडक्शन कराएं, खुद का क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, वही आपके क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। दूसरे का रिडक्शन कराने के लिए बेटा एक प्रॉपर्टी चाहिए, देखो ध्यान रखना, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा, जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा, इसका मतलब इनका क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा, ठीक है। अब इन दोनों में आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें रिडक्शन पोटेंशियल किसका लो है। यहाँ पे Mg+2 Mg दिया हुआ है, डेट इज रिडक्शन, और इसका जो पोटेंशियल गिवन है ये है आपका -2.73 वोल्ट, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है -0.04 वोल्ट। इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है वो कौन सी है, Mg की वैल्यू है ना, Mg+2 Mg, यानी ये जो वैल्यू है ये आपका क्या है, रिडक्शन वैल्यू कम है, मतलब ये ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा। यानी Mg को अगर आप लेंगे तो Mg फटाफट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mg+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब सवाल ध्यान से सुनना बेटा, इन दोनों में 4 ऑप्शन आपको गिवन है, और इन 4 ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा। वैसे भी अगर आपने मेटल नॉन मेटल सुना होगा, पढ़ा होगा, तो ग्रुप 1 के मेटल यानी सोडियम और पोटेशियम, ये जो मेटल लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, इन मेटल के अंदर क्या होती है, रिड्यूसिंग नेचर होता है, क्योंकि ये खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। फिर सेकंड नंबर पे सेकंड ग्रुप में आता है मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, ये भी क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं आसानी से, यानी दूसरे का क्या कर देते हैं, रिडक्शन करा देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो अगर आपको वैसे याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर भी यहाँ से आप देख सकते हैं कि Mg+2 से Mg जा रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल कम है, यानी Mg से Mg+2 बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे Mg हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नंबर 3, यानी बी का तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट है हमारे पास।
इफ अ स्पून ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, फिर से सुनिएगा, एक आपका स्पून है, चम्मच है किसका, कॉपर मेटल का, और कॉपर मेटल के चम्मच को आप क्या कर रहे हैं, फेरस सल्फेट सोल्यूशन में डिप कर रहे हैं। तो फेरस सल्फेट सोल्यूशन में डिप करने के बाद एक्चुअली में होगा क्या, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे कहानी आएगी, आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का अगर थोड़ा सा भी अंदाजा है तो आप आराम से बता सकते हैं। देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक चीज आती है हमारी, डेट इज ठीक है, यहां पे आपका क्या आता है, हाइड्रोजन, इससे ऊपर आते हैं आपके रिएक्टिव मेटल्स, जैसे यहाँ पे फेरस सल्फेट है तो आयरन आ जाएगा। इससे नीचे आपके क्या आते हैं, लो रिएक्टिव मेटल जैसे कॉपर, ठीक। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब सवाल ये है कि किसका रिड्यूस होगा, कौन रिड्यूस होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा, ये भी हमें पता करना पड़ेगा। तो कौन रिड्यूस होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा, बताइए। तो देखें, अगर आपने कॉपर मेटल को प्लेस किया फेरस सल्फेट में, तो कॉपर आपका कम रिएक्टिव है फेरस से, और कॉपर अगर आपका फेरस से कम रिएक्टिव है यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल क्या है, कम है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कॉपर आयरन को क्या नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता, रिप्लेस नहीं कर सकता, यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बहरहाल अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में यानी इस कंटेनर के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, और कंटेनर के अंदर अगर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, कॉपर विल प्रेसिपिटेट आउट, नहीं, आयरन विल प्रेसिपिटेट, नहीं, कॉपर एंड आयरन विल प्रेसिपिटेट, नहीं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, यानी यहाँ पे कोई भी रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि कॉपर आपका क्या है, आयरन से कम रिएक्टिव है, अगर आप ये जानते हैं, ठीक है। अगर आपको ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का थोड़ा सा भी अंदेशा है, थोड़ा सा भी नॉलेज है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से जान सकते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? ओके, चलिए अब इससे आगे के प्रश्न समझते हैं। इससे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, position of some metal in the electrochemical series is decreasing electropositive character is given as magnesium maximum positive character, then aluminum positive character in the sense of electropositive character, magnesium, aluminum, zinc, copper and silver. These are the sequences given in the question. What will happen if copper spoon is used to stir a solution of aluminium nitrate? सवाल दिया हुआ है कि अगर मैंने कॉपर का क्या लिया, स्पून लिया, और उससे मैं स्टैरर करूंगा, मिक्स करूंगा किसका सोल्यूशन, एल्यूमिनियम नाइट्रेट के सोल्यूशन को। जनरली हम जानते हैं नाइट्रेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट नहीं होता जल्दी, तो नाइट्रेट के सोल्यूशन को अगर मैं स्टैरर करूंगा, मिक्स करूंगा, तो उसमें होगा क्या, क्या कॉपर गल जाएगा, क्या कॉपर एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर पाएगा, हाँ या ना। फिर से समझिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज गिवन है, पॉजिटिव करेक्टर गिवन है, यानी यहां से एक चीज समझ में आती है कि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर कॉपर, फिर सिल्वर। तो जो कम रिएक्टिव है वो ज्यादा रिएक्टिव को कभी डिस्प्लेस कर नहीं सकता। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बट इसकी जगह उल्टा दिया होता, मान लेते हैं कि दिया होता है कि कॉपर स्पून हम यूज कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को स्टैरर करने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या कहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन ये कहती है कि भाई सिल्वर क्या है, भाई लेस रिएक्टिव है देन कॉपर, तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, यानी आपका प्रेसिपिटेशन कर देगा सिल्वर का, और कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन आपका बन जाएगा, अगर आपको सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन गिवन है तो। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही प्यारा सा, सस्ता सा, सुंदर सा क्वेश्चन है।
सवाल क्या कहता है, सवाल पढ़िए आप। सवाल क्या कह रहा है, फॉर जिंक Zn+2 Zn, यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी है, Zn+2 Zn, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है Zn+2 Zn, और ये क्या कर रहा है, E0 की वैल्यू आपको दे रखी है -0.76 वोल्ट फॉर Ag+2 Ag, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.799, ये वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, वो उस पर ध्यान दीजिए। इसके बाद आपसे कह रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट इज, यहाँ पे सही स्टेटमेंट आपको बताना है, सही उत्तर क्या होगा, सही स्टेटमेंट क्या होगा इसके रिगार्डिंग। तो पहला आपसे स्टेटमेंट कह रहा है पढ़िए, और उसके बाद इसका आंसर मेरे को बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। भाई जिंक दिया हुआ है और सिल्वर दिया हुआ है। इन द रिएक्शन Zn getting reduced and Ag getting oxidized in is spontaneous। अगर हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है तो ये कह रहा है कि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन, जिंक जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा यानी रिड्यूस हो जाएगा, और सिल्वर आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है जो यहाँ पे गिवन भी है, और जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है, यानी जिंक ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा और सिल्वर आपका ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम रखेगा, सिल्वर रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा। तो पहला स्टेटमेंट तो यहीं से रॉन्ग हो जाता है कि भाई सिल्वर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, जिंक अंडरगोज रिडक्शन एंड Ag इज ऑक्सीडाइज। अभी मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि भाई जिंक का रिडक्शन नहीं होगा, तो ये वाला भी रिएक्शन नहीं होगी। थर्ड आपसे कह रहा है जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड Ag प्लस गेट रिड्यूस, ये वाला आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड Ag प्लस गेट्स रिड्यूस। अगला सवाल है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेटा आपके पास गिवन है। इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेटा से आपको क्या फाइंड आउट करना है, कुछ तो फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेटा आर गिवन और बेस्ड ऑन द डेटा गिवन above रिडक्शन पावर ऑफ Fe+2 एंड Al एंड Br नेगेटिव विल बी इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर। आपको 3 आयन दिए हुए हैं, एक है आपके पास Fe+2 आयन, सेकेंड इज Al, थर्ड इज Br नेगेटिव, और इनको हमें लगाना है रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले लिखना है कम रिड्यूसिंग पावर वाला, फिर उससे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर वाला, और सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर वाला हमें यहाँ पे लिखना है। तो अब आपको ये सोचना है ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा। रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है कि जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर सके, सॉरी दूसरे का रिडक्शन कर सके, खुद का क्या करे, ऑक्सीडेशन कर रखे। तो मैंने आपको बोला था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो भी हमारे पास, एक तो क्या होता है कि लाइन गड़बड़ होती है, जो भी हमारे पास ऊपर की साइड होता है उसका रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा होता है, यानी रिडक्शन करने की टेंडेंसी उसकी ज़्यादा होती है, और उसका EMF वैल्यू यानी स्टैंडर्ड जो आपका पोटेंशियल है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP, वो क्या होता है, कम होता है। तो जिसका SRP वैल्यू कम होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आपकी SRP वैल्यू सबसे कम किसकी है, तो आप देख लीजिए सबसे कम SRP वैल्यू किसकी आ रही है यहाँ पे, एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की SRP वैल्यू क्या है, सबसे कम है, तो एल्यूमिनियम आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा। अब एल्यूमिनियम आपका सबसे पहले आएगा, तो यहाँ पे आप देख लें मेरे प्यारे बच्चों कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रिड्यूसिंग पावर आपकी सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, आपकी एल्यूमिनियम की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, अभी मैंने बताया कि जिसकी SRP वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होती है, उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती है, उसके अंदर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही वैल्यू हो जाएगी, तो Al तो हमारा क्या आ जाएगा,
सबसे एंड में आ जाएगा। चलिए Al आपका एंड में आ गया, और Al अगर आपका एंड में आ गया तो आपके पास कोई ऑप्शन बचा है जी? कोई नहीं बचा है, एक ही ऑप्शन सही दिया हुआ है, डेट इज ए। यहाँ पे एक ही में Al की सबसे ज़्यादा वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, और उसके बाद सी सेक्शन, डी सेक्शन, ई सेक्शन नेक्स्ट सेशन में करेंगे, नेक्स्ट सीरीज में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसमें क्या दे रखा है आपको? B7 क्वेश्चन दे रखा है, उसमें कह रहा है KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड कैन बी यूज इन सॉल्ट ब्रेज एज इलेक्ट्रोलाइट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। अब इस आपसे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं सेल में, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि एक तो उन दोनों का साइज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम होना चाहिए। चलिए KCl में दोनों का साइज़ अप्रॉक्सीमेटली क्या है? बराबर है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि आपका इनमें से एक भी आयन सोल्यूशन में जाके आपका प्रेसिपिटेशन ना करे। प्रेसिपिटेशन करने का मतलब क्या है? जैसे अगर आपका मान लेते हैं कि क्लोरीन है, और क्लोरीन आपका AgNO3 सोल्यूशन में चला जाए, तो AgNO3 सोल्यूशन में जाएगा तो वो सिल्वर के साथ क्या कर लेगा बेटा? AgCl बनाएगा, और AgCl क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। तो हम अवॉइड करेंगे किसको? AgNO3 यानी सिल्वर के सोल्यूशन में डालने से। दूसरा, और कौन सा सोल्यूशन हैलाइड का या क्लोराइड का जल्दी प्रेसिपिटेट होता है? लेड का सोल्यूशन जल्दी प्रेसिपिटेट होता है। तो लेड का सोल्यूशन, जहाँ जहाँ सिल्वर दिख रहा है, जहाँ जहाँ लेड दिख रहा है, वो तो हटा दो। तो अगर हटा देंगे यहाँ से सिल्वर और लेड वाले ऑप्शन, तो हमारे पास क्या बचेगा? देखो, एक तो AgNO3 ये वाला नहीं हो सकता, तो ये हट गया, अच्छा प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। लेड नाइट्रेट यहाँ पे भी, लेड नाइट्रेट यहाँ पे भी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? हट जाएगा, और आपका क्या बच जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा सीधे सीधे हिसाब से, क्योंकि KCl में से जो Cl है वो प्रेसिपिटेशन क्या कर देता है? सिल्वर के साथ बहुत आसानी से प्रेसिपिटेट बना देता है, उसकी Ksp वैल्यू कम होती है, और लेड के साथ भी वो आसानी से क्या बना देता है? प्रेसिपिटेशन बना देता है। ठीक है, कोई डाउट? चलिए, आज के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन को आप डिस्कस करिएगा, ट्राई करिएगा अपने आप करने की, और कल हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टा जी और इससे आगे के क्वेश्चन आज का होमवर्क का हमारे पास है। ये असाइनमेंट क्वेश्चन है, आप करके देखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग E0 वैल्यूज, ये वैल्यू आपको दे रखी है। Fe की वैल्यू दे रखी है +077 +0.77 वोल्ट, और टिन की वैल्यू आपको दे रखी है -0.14 वोल्ट। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन द पोटेंशियल और पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन इज, आपसे कह रहा है कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो यहाँ पे आपको एक रिएक्शन गिवन है, डेट इज स्टेनलेस सॉलिड यानी टिन सॉलिड +2Fe3+ आयन एक्वस गिव्स 2Fe+2 आयन, और यहाँ पे आपको दे रखा है Sn+2। ध्यान रखिएगा ये जो पोटेंशियल गिवन है ये भी आपका +3 से +2 कन्वर्जन का है। आपको दे रखा है कौन सा? रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो आपको ये निकालना है स्टैंडर्ड कंडीशन में पोटेंशियल क्या होगा। बड़ा आसान सा सवाल है, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।